बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ रहे थे, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज जीन थेरेपी एंड इट्स टाइप के साथ एक्स वीवो क्या होता है और इन वीवो क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीन डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, हमने जीन थेरेपी में देखा कि हम अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कराते हैं होस्ट सेल के अंदर। जीन है इसको हम कैसे ट्रांसफर कराते हैं ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टू द एंड एंड आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। इसी के साथ अगर आपको जीन थेरेपी के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट नोट्स दिए हुए हैं। उन्हीं को मैं अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और इजीली आप कॉपी आउट कर सकें। और इसी के साथ अगर आपको जीन थेरेपी के बारे में अच्छे से और जानना हो तो इस वीडियो की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जीन थेरेपी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ दूंगी से। तो हमें पता है ये क्रोमोसोम है, ठीक। क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एक स्पेसिफिक जीन होगा ये आफ्टर ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो जाएगा तो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। कोई भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एंजाइम भी एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये आगे जो इसका वर्क होगा ये वो करेगा, यानी कि कोई भी प्रोसेस को प्रोसेस आउट करेगा जो कि हमारी बॉडी में काफी नेसेसरी हो सकती है, ठीक। अब इन केस क्या होता है कि ये जो हमारी जीन है ये सही ही ना हो, यानी कि नॉन फंक्शनल हो, यानी कि ये किसी तरह का एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये प्रोसेस हमारी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किसी तरह की क्या डिसीज हो सकती है, ठीक। तो वो जो डिसीज होगी वो इस प्रोसेस से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं हो रही है। इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो जीन थेरेपी कैसे हम यूज करते हैं कि ये जो हमारी नॉन फंक्शनल जीन है इसकी जगह हम फंक्शनल जीन को इंसर्ट करते हैं। ये हमारी फंक्शनल जीन है, इसको यहाँ से रिप्लेस करके हम ये फंक्शनल जीन यहाँ पर डाल देंगे। अब ये जब फंक्शनल जीन यहाँ पर आ गई तो क्या होगा, अब ये जो जीन है ये वो जीन है जो इस एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो ये प्रोसेस अपने आप आगे कैरी ऑन हो जाएगी और हमारी बॉडी में ये जो डिसीज थी ये क्योर हो जाएगी। होता है सिंपल जीन थेरेपी। अब हमने बोला ये जो जीन है ये हम अपने होस्ट क्रोमोसोम में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली हम इस जीन को इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। जैसे कि हमने आरडीटी में भी पढ़ा है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है इसको हम सबसे पहले एक वेक्टर में ट्रांसफर कराते हैं। वेक्टर में ट्रांसफर कराने के बाद हम उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कराते हैं। तो ये जो वेक्टर है ये एज ए कैरियर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, ये जो प्रिंसिपल है आरडीटी का ये ही इसी में लगता है। तो इस जीन को ट्रांसफर कराने के लिए हमें एक वेक्टर की या एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये ही जानेंगे, ये जो हम कैरियर यूज करते हैं किस तरह के कैरियर हम यूज कर सकते हैं और इसी के साथ कौन सा बेटर होता है, यानी कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम जीन को ट्रांसफर कराते हैं दो तरह के मेथड से। वो कौन कौन से हैं, पहला है वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन और दूसरा है नॉन वायरल मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन मेथड। तो जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, बाय द हेल्पिंग ऑफ वायरस हम अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कराते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो हम इसमें कौन कौन से वायरस को यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज रेट्रोवायरस, सेकंड वन इज एडिनोवायरस, थर्ड वन इज एडिनो एसोसिएटेड वायरस। तो वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड में क्या कराते हैं कि जो हमारे वायरस होते हैं इनके जीनोम निकाल के
उसमें अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करके एंड देन उसको ट्रांसफर कराते हैं हम अपने होस्ट सेल में जिसमें उस जीन की जरूरत होती है। अब उसके बाद नॉन वायरल मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन मेथड में क्या कराते हैं हम, हमसे पता चल रहा है कि ये नॉन वायरल होते हैं, यानी कि वायरस का यूज हम नहीं कराते हैं। तो जनरली जो जीन थेरेपी में दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। पहला है लाइपोसोम और दूसरा है बायोलिस्टिक। तो ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं इन जीन थेरेपी फॉर जीन डिलीवरी सिस्टम। अब ये कैसे कैसे इनको वर्कआउट कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम रेट्रोवायरस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट्रोवायरस के बारे में। रेट्रोवायरस क्या होता है, अगर आपने वायरोलॉजी में पढ़ रखा होगा तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ डिटेल दे देती हूँ इसकी। तो क्या कौन से वायरस होते हैं रेट्रोवायरस? वो वायरस जिनका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उनको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। जो वायरस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। बात जो रेट्रोवायरस हमने बोला, इसका जो डीएनए जीन जेनेटिक मटेरियल होता है या जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये सबसे पहली पहचान होती है रेट्रोवायरस की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रेट्रोवायरस के बारे में कि ये क्या करते हैं, जैसे ही रेट्रोवायरस किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, ये अपना सबसे पहले आरएनए ट्रांसफर करते हैं किसी भी होस्ट सेल हम मान लेते हैं कोई भी ह्यूमन सेल को, ठीक है। अपना आरएनए सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। आरएनए के साथ साथ इस वायरस में और क्या क्या चीज प्रेजेंट होती हैं, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, दूसरा भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। और तीसरा इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए होता ही है। तो जैसे ही ये अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये तीनों चीज ट्रांसफर कर देता है अपने होस्ट सेल के अंदर। तो अब क्या होगा, अब ये जो आरएनए होता है सबसे पहले ये आरएनए ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफॉर्म होता है डीएनए में, यानी कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए से डीएनए बनाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किस एंजाइम की मदद से बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बनाता है। अब उसके बाद क्या करेगा, ये जो डीएनए होगा वायरल डीएनए जो होता है, ये वायरल डीएनए अब ट्रांसफर कर देगा ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्यों कर देगा, क्योंकि जो होस्ट सेल का डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि जो वायरस का मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट करना यानी कि कंबाइन करा देना होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के साथ। ये मान लीजिए होस्ट सेल का डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए वायरल डीएनए है। तो अब ये जो डीएनए होगा ये अपने होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करा देगा। किस तरीके से कराएगा, सबसे पहले जो इसमें कट लगेगा, कट लगने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेट हो जाएगा। और किस एंजाइम की मदद से, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। तो इस तरीके से वायरस जो कोई भी होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, रेट्रोवायरस भी इसी तरीके से अपना प्रोसेस आउट करता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो रेट्रोवायरस होता है ये हाईली इन्फेक्टेड वायरस होता है, तो हम इसको जीन थेरेपी में क्यों यूज करते हैं और किस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जो वायरस होते हैं ये अपना नंबर को काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कर सकते हैं, अपने जीनोम को काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कर सकते हैं, इसलिए हम वायरस का यूज़ करते हैं ताकि काफ़ी सारी हमारे जो डिज़ायर्ड जीन है उसकी कॉपी बन सके। तो जीन ट्रांसफ़र के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ चाहिए, फर्स्ट वन इज़
जो हमें जीन ट्रांसफर करनी है वो जीन चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं टारगेटेड जीन चाहिए, जिसको हमें होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है। दूसरा क्या चाहिए, हमें होस्ट सेल चाहिए जिसमें इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या चाहिए, हम रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ रहे हैं एज ए कैरियर, तो एज ए कैरियर हम किसको यूज करेंगे, रेट्रोवायरस को यूज करेंगे, तो ये चाहिए हमें। इसी के साथ कुछ एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो और अदर एंजाइम होते हैं वो रेट्रोवायरस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस एंजाइम। तो अब किस तरीके से हम अपने फंक्शनल जीन को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कराएंगे ये देखेंगे। होस्ट सेल के अंदर हम क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं, क्योंकि जो डिसीज है वो जीन में है, और जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो हम पूरा जो होस्ट सेल होता है उसी को हम आइसोलेट कर लेते हैं पेशेंट की बॉडी में से। तो पेशेंट की बॉडी में से हमने अपना होस्ट सेल को आइसोलेट कर लिया, डिजायर्ड जीन है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, तो जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा वो मान लीजिए इस डीएनए में प्रेजेंट है ये सीक्वेंस, तो ये हमारा डिजायर्ड जीन है जो हमें होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कराना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टारगेटेड जीन ले लिया, उसके बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होता है, जो डीएनए होता है उसको काटने का काम होता है, वो भी कहाँ से, बीच में से। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको कट करेगा और ये हमें हमारा डिजायर्ड जीन मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, रेट्रोवायरस लेंगे, रेट्रोवायरस का जीनोम लेंगे, जो कि तो रेट्रोवायरस का हमने जीनोम लिया। अब ये जो रेट्रोवायरस का जीनोम है इसमें कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो जीन कौन कौन सी होती, गैर, पोल और ईएनपी। तो ये जीन्स होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसी के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैंने एक रेट्रोवायरस की सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें अच्छे से समझा रखा है इनका क्या फंक्शन है, कैसे वर्कआउट करते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, जो कि वायरोलॉजी का टॉपिक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल इन्फेक्शियस जीन होते हैं इनकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर हो गए तो कोई भी रेट्रोवायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम इन जीन को सेपरेट आउट कर देते हैं अपने वायरल जीनोम में से, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेटेड जीन सीक्वेंस है इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करा देते हैं, यानी द हेल्प ऑफ एंजाइम। और वो भी कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं, लाइगेज एंजाइम। यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब हमने ये जैसे ही ऐड कराया, हमने ये ऐड करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कराना। अब हमने होस्ट सेल के अंदर जैसे ही ट्रांसफर कराएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा आरएनए था, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेट करेगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे होस्ट सेल में हमारा जो फंक्शनल जीन है वो ट्रांसफर हो चुका है और डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर चुका है। अब उसके बाद क्या कराएंगे, ये जो हमारा होस्ट सेल है इसकी अब हम कराते हैं कल्चरिंग। कल्चरिंग किस तरीके से कराते हैं, एनिमल सेल कल्चर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि एनिमल सेल को हम कैसे कल्चर कराते हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो कल्चरिंग कराने से क्या होगा कि बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी हमारी सेल की, यानी कि सेल की एक पूरी कॉलोनी बन जाएगी। नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर कल्चरिंग, हम जो सेल है हम सेल के बारे में अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद यानी कि सेल काउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम एक सेल को सेल कल्चरिंग में से निकाल के इस सेल को फिर दोबारा से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करा देंगे। तो इस तरीके से हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं इन जीन थेरेपी। अब तो रेट्रोवायरस के कुछ एडवांटेजेस ये दे रखे हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है कि स्टेबल जीन एक्सप्रेशन होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमने जीन इंसर्ट कराया है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है।
सेकेंड वन क्या है कि ये कोई भी वायरल जीन को कंटेन नहीं करता है। जैसे कि हमने देखा था जो वायरल इन्फेक्शंस जीन थे वो हम पहले ही डिलीट कर चुके हुए होते हैं, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं दिखाता। थर्ड वन क्या है कि फ्यू इम्यूनिटी प्रॉब्लम, यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कभी कभी जीन थेरेपी में, वो काफ़ी कम होती हैं वाइल वी आर यूजिंग रेट्रोवायरस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला क्या है कि जो जीन ट्रांसफ़र के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं वो हम कब कर सकते हैं, ओनली व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, यानी कि डिवाइडिंग सेल के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या है कि अब क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कराते हैं डीएनए के साथ, ये तो क्या होता है म्यूटेशन होने के चांसेस भी होते हैं। हम दूसरा देखते हैं एडिनोवायरस। एडिनोवायरस का जो जीनोम होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो भी लीनियर, क्योंकि जो अब उसके बाद ये कैसे एज ए कैरियर यूज किया जाता है, सेम प्रोसेस होगा, यानी कि जो हमारा टारगेटेड जीन होगा वो हम एडिनोवायरस के जीनोम में ट्रांसफर करेंगे इन्फेक्शियस जीन को वहां से डिलीट करके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करा देते हैं। होस्ट सेल में ट्रांसफर कराने के बाद सेल कल्चरिंग कराएंगे, कल्चरिंग कराने के बाद एक सेल आइसोलेट करेंगे एंड देन उसको पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ही सेम प्रोसेस होता है एडिनोवायरस में। लेकिन एडिनोवायरस में एक दिक्कत क्या आती है कि ये डायरेक्टली यानी कि एक बार में ही ये इंटीग्रेट नहीं कर पाता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ। इसीलिए अगर हम एडिनोवायरस को एज ए कैरियर यूज करते हैं तो इस केस में क्या करते हैं, हमें रेगुलर डोजेस और भी मल्टीपल डोजेस देनी पड़ती हैं जीन थेरेपी के लिए। तो ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला क्या है कि जेनेटिक मटेरियल होता है 30 kbp से ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 36 kbp होता है, ठीक है। नॉन वायरल डीएनए होता है, ये सबसे मेजर एडवांटेज है, तो वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। सेकंड क्या है, इन्फेक्ट करता है ये दोनों तरह की सेल को, यानी कि हम दोनों तरह की सेल, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल, दोनों में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर डिसएडवांटेज है, जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड वन क्या है, वेरी इम्यूनोजेनिक। थर्ड वन देखते हैं एडिनो एसोसिएटेड वायरस। तो इसका जीनोम क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन एएवी। और ये किस फैमिली से रिलेट करता है, पैरवो वायरस फैमिली से रिलेट करता है एडिनो एसोसिएटेड वायरस, यानी कि ये नॉन पैथोजेनिक होता है। अब इसको हम एज ए जीन डिलीवरी सिस्टम तो यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि इसका जो जीनोम होता है अप्रोक्सीमेटली 4.5 kb तक का होता है, जो कि बहुत बहुत छोटा होता है। वजह से क्या होता है कि ये अपनी मल्टीपल कॉपी नहीं बना सकता, यानी कि इसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी जो कि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। बाकी कैसे हम प्रोसीड आउट करते हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस वायरस के देखे, इसी को हम इसी तरीके से प्रोसीड आउट करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, पहला ये है कि होस्ट सेल में हम इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं आसानी से और स्टेबल एक्सप्रेशन ये देता है। इसके बाद ये नॉन वायरल होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, और हम डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडेड दोनों तरह की सेल को ये इन्फेक्ट करा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला ये ही का जो क्योंकि इस वायरस के जीनोम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, सो इट हैज़ लो कैरिंग कैपेसिटी फॉर फॉरेन जीन यानी कि हमारी टारगेटेड जीन। दूसरा क्या कि हम लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर जीनोमिक साइज। अब हम देखते हैं नॉन वायरल जीन डिलीवर हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने दो तरह के बताए थे, फर्स्ट वन इज लाइपोसोम और दूसरा मेथड क्या है, बायोलिस्टिक मेथड। तो लाइपोसोम
में क्या होता है, नाम से इंडिकेट हो रहा है लाइपो यानी कि लिपिड। तो सबसे पहले हम लाइपोसोम देखते हैं। इसमें क्या कराते हैं कि हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक लाइपोसोम की। लाइपोसोम क्या है, लाइपोसोम दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो लिपिड की लेयर, जैसे हमारे जो ह्यूमन सेल होती है उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, ऐसे ही हम लाइपोसोम में लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं। और हमारा जो टारगेटेड जीन होता है वो होता है इसके अंदर, यानी कि जिसको हमें इंटीग्रेट कराना है या फिर पेशेंट की सेल में डालना हो, तो इसी को मिला के हम बोल देते हैं लाइपोसोम। अब क्या करेंगे हम, ये जो लाइपोसोम है इसका फ्यूजन कराते हैं हम अपने होस्ट सेल के साथ। तो किस तरीके से, ये हमारा लाइपोसोम है और मान लीजिए ये है हमारा होस्ट सेल, जिसमें कि इसका डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा टारगेटेड जीन है इसको हमें इसमें ट्रांसफर कराना है। तो किस तरीके से कराते, दोनों ही लिपिड की बनी हुई होती हैं, तो क्या होगा, इनका होगा फ्यूजन। फ्यूजन किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ फ्यूजन हो जाएगा, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा जीन होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे होस्ट सेल के अंदर। सिंपल ये मेथड होता है लाइपोसोम। जो लाइपोसोम होता है हम इन विवो और एक्स विवो दोनों तरह के अप्रोचेज में यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला कि ऑफ कोर्स ये नॉन वायरल है, तो कोई इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और इसी के साथ इट हैज़ नो लिमिट टू साइज ऑफ फॉरेन जीन। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला क्या है, लो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी होती है, और इसी के साथ लो रेट होता है इसका स्टेबल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन जो कराता है ये शॉर्ट टाइम के लिए करा सकता है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो भी नॉन स्टेबल होता है। अब देखते हैं बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड में क्या कराते हैं हम, इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन कराते हैं हाई वेलोसिटी के साथ डीएनए कोटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल को किसके अंदर, सेल के अंदर, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम कोटेड करते हैं विद माइक्रो प्रोजेक्टाइल, देन हाई वेलोसिटी के साथ इसको एक्सेलरेट कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा टारगेटेड जीन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे होस्ट सेल के अंदर। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी सेम होंगे लाइपोसोम की तरह, यानी कि लो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी होती है, लो रेट ऑफ स्टेबल इंटीग्रेशन होता है, इसी के साथ शॉर्ट टर्म जीन एक्सप्रेशन होता है। तो होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और भी जितनी भी ब्रांचेस है बायोलॉजी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे।